लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू अवर बुक सोशियोलॉजी डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी रिटन बाय मी। बात करें सिलेबस की तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट लेक्चर से इमाइल दरखाइम पढ़ाने वाला हूं। तो इमाइल दरखाइम में आप देखेंगे कि ये फंक्शनलिस्ट स्ट्रीम के स्कॉलर हैं, फंक्शनलिस्ट हैं ये। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया अपने सिलेबस में तीन थिंकर्स जो हैं, तीन वेस्टर्न थिंकर्स, एक तो रॉबर्ट मर्टन, एक इमाइल दरखाइम और एक टालकर पार्सन्स। ये मीन्स 3/6 50% जो भी थिंकर हैं वो आपके फंक्शनलिस्ट स्ट्रीम से हैं। तो हमें पहले फंक्शनलिज्म के बारे में जानना पड़ेगा। एज सच ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको जान लेते हैं तो इन थिंकर्स को समझना और लिखना बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए। इसलिए मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ और मैंने इसमें बुक में उस फंक्शनलिज्म स्ट्रीम के लिए जगह भी दी है, क्योंकि बच्चों को पहले फंक्शनलिज्म के बारे में समझना पड़ेगा, उसके बाद हम कहीं ये स्कॉलर्स अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कुछ बच्चों में डाउट रहता है कि सर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनलिज्म में डिफरेंस क्या है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप प्रीवियस लेक्चर विजिट करिए और उसको देखिए। अब देखते हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखे हैं, उसकी बात करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा फंक्शनलिज्म वर्सेस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। फिर हमने देखा नॉर्म्स एंड वैल्यूज के बारे में। समाज, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक दो रेल के बीच समाज चलाना चाहते हैं फंक्शनलिस्ट स्कॉलर। एक रेल नॉर्म से बनी है, एक वैल्यूज से, और जो दुनिया है वो ऐसे दौड़ाना चाहते हैं। अगर दुनिया यहाँ पर दौड़ती है तो सोशल कंट्रोल और थ्रू सोशलाइजेशन फिर इस रेल पटरी पर लोगों को एक ही प्रकार से लोग चलाने की कहानी है फंक्शनलिज्म। ऐसे कुछ मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए जिससे आप फंक्शनलिस्ट थॉट को सही से समझ पाएं। तो मेन कीवर्ड्स हमने यहाँ पर क्या समझे थे, एक तो नॉर्म्स के बारे में जाना था, वैल्यूज के बारे में जाना था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। फिर हमने सोशलाइजेशन के बारे में जाना, सोशल कंट्रोल के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि कैसे फंक्शनलिस्ट जो हैं वह सोसाइटी की जो एनालॉजी है वह एक ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म से करते हैं। मीन्स जैसे एक ऑर्गेनिज्म ये क्यों जिंदा रहता है, क्योंकि ये कॉपरेशन दिखाता है वेरियस पार्ट्स के बीच और इंटरडिपेंडेंस भी है। दो चीजों की वजह से ये कॉम्प्लेक्स तो होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे बहुत बॉडी स्ट्रक्चर इवॉल्व कर रहा है, इसका इवोल्यूशन लगा पड़ा है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है वैसे वैसे ये जिंदा क्यों है, क्योंकि ये सीख गया है कॉपरेशन और इंटरडिपेंडेंस, इसीलिए फंक्शनल है। जिंदा इन द सेंस फंक्शनल है। तो इवोल्यूशन में ये तो बनता जा रहा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन जैसे हाथ, अब आप अपनी ह्यूमन बॉडी को देखिए तो उसके हाथ हैं, पैर हैं, माउथ है, ईयर्स हैं, नोज हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन आप देखते हैं सबका एक स्पेशल काम है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद भी अगर बॉडी सरवाइव कर पा रही है ऐसे सिस्टम, तो वो वजह है उसका कॉपरेशन और इंटरडिपेंडेंस। तो इस कंटेक्स्ट में हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता दिया, हमने क्या एनालॉजी ड्राइव करी थी। अब चलिए शुरुआत करते हैं। फंक्शनलिज्म एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी। ऑर्गेनिक मीन्स आप यहां समझिए ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म से एनालॉजी ड्राइव करता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स होता हुआ सिस्टम। फिर भी फंक्शनलिस्ट है, मीन्स जिंदा है। तो क्यों जिंदा है वो पढ़ते हैं। जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशन बिटवीन इट्स वेरियस इंटरकनेक्टेड, जो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है वो आप भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। वेरियस इंटरकनेक्टेड पार्ट्स इन द सेम वे एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पार्ट of society requires analysis of its relationship to other parts and most importantly its contribution to maintain stability in society and social order। ये करें जैसे एक ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड है, उसके वेरियस पार्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, वैसे ही सोसाइटी। देखिए इन्होंने क्या एनालॉजी ड्राइव करी। अब देखिए सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म, ये दोनों कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। फिर इंपॉर्टेंट क्या हुआ कीवर्ड, एक इंटरकनेक्टेडनेस। और क्यों ये चाह रहे हैं हम, क्योंकि स्टेबिलिटी बनी रहे, मींस फंक्शनलिटी बनी रहे। थ्रू
और फंक्शनलिटी में हम क्या देखते हैं, सोशल ऑर्डर बना रहे। जब हम डर्कहाइम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे सोशल ऑर्डर क्या होता है, फंक्शनलिस्ट ऐसा चाहते क्यों हैं, ये बात यहाँ पर होगी। कंटिन्यूइंग दिस ऑर्गेनिक एनालॉजी, फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू दैट जस्ट एन ऑर्गेनिज्म, ये फिर से हाईलाइट करिए, ऑर्गेनिज्म हैज सर्टेन बेसिक नीड्स which must be satisfied if organism has to survive। अगर किसी व्यक्ति को सरवाइव करना है तो कुछ बेसिक नीड उसको सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसकी बेसिक नीड। सिमिलरली सोसाइटी, यहां पर फिर हाईलाइट करिए, सोसाइटी आल्सो हैज सम बेसिक नीड्स दैट मस्ट बी मेट इफ सोसाइटी हैज टू सर्वाइव। अब ये कह रहे हैं जैसे एक जानवर है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो अगर उसकी बेसिक नीड क्या है, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन, उसके वेरियस बॉडी पार्ट्स मिलके काम करते हैं, तभी वह ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। मींस वह ऑर्गेनिज्म तभी जिंदा रह पाता है जब वह इंटरकनेक्टेड होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं उसके वेरियस बॉडी पार्ट्स। ऐसे ही अगर सोसाइटी को जिंदा रहना है, सोसाइटी को फंक्शनल बना रहना है, तो कुछ प्री रिक्विसाइट सोसाइटी के लिए भी हैं। वो क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल कंट्रोल, सोशलाइजेशन। मींस अगर सोसाइटी को वर्क करते रहना है जैसे वो कर रही है, मींस इन दो स्ट्रैंड्स के बीच सोसाइटी को नॉर्म्स, वैल्यूज, यहां गए तो अंदर फेंक दिया सोशल कंट्रोल, और यहां गए तो इधर फेंक दिया, ये हो गया सोशलाइजेशन। और आपको यहां पर दौड़ाए रहते हैं कि दौड़ देखे रहो एक दूसरे को। तो ये हो गई मेन फंक्शनल सोसाइटी। और ये कॉम्प्लेक्स तो होती जा रही है धीरे धीरे फंक्शनल सोसाइटी, जैसे मॉडर्न होती जा रही है सोसाइटी वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अगर ये कॉम्प्लेक्स तो होती जा रही है, लेकिन अगर ये इंटरकनेक्टेड है और कोऑपरेटिव भी है, तो फिर ये जिंदा बनी रहेगी। ऐसा कुछ मानना है फंक्शनलिस्ट स्ट्रीम का। तो आप देख रहे हैं इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेटिवनेस क्यों सोसाइटी रह पाती है, क्योंकि सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म लगे हुए हैं। ये कुछ बात यहां पर बताएगी। अभी तक तो हमने देख लिया फंक्शनलिज्म क्या कहता है, उसके बेसिक आइडिया क्या है। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म कहां अधूरा रह जाता है, वो कौन सी चीज पूरी नहीं कर पाता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शनलिज्म इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनेबल टू अकाउंट फॉर सोशल चेंज और स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन। मींस अगर ये रेपिड सोशल चेंज है, यहां पर अगर चाहें तो आप रेपिड भी लिख सकते हैं, जो रिवॉल्यूशन टाइप की चीजें हैं कि समाज तुरंत जो बदल जाता है, वह इसको अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। इनकी थ्योरी में वो चीजें सोची ही नहीं जाती हैं। ये रेपिड सोशल चेंज की बात करते ही नहीं है। इवन सोशल चेंज की अगर बात भी करते हैं तो सोशल चेंज को बहुत धीमा बताते हैं। तो इसीलिए कंसेप्ट देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इनको क्या कहा जाता है इस वजह से, कंजर्वेटिव। मीन्स ये सोसाइटी को बस फंक्शनल देखना चाहते हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस, कोऑपरेटिवनेस ये सब बना रहे। स्टेटस क्विस्ट, ये दो इनके लिए शब्द यूज किए जाते हैं इनके क्रिटिक के तरीके से। कंजर्वेटिव बायस एंड स्टेटस क्विस्ट डिस्करेज रिफॉर्म्स। एक तो रिफॉर्म, ये क्योंकि ये सोशल चेंज देख नहीं पाते हैं तो ये रिफॉर्म की बात भी नहीं करते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कास्ट स्ट्रक्चर अगर है तो कह रहे हैं ठीक है फंक्शनल है तो बना रहने दो। ये नहीं कहते हैं कि कास्ट स्ट्रक्चर में इनइक्वलिटी है, इन सब की ये बातें नहीं करते हैं ये, क्योंकि उसकी फंक्शनलिटी ही जब देखने लगते हैं ये फंक्शनल कैसे है, और उसी में कुछ इसके फंक्शंस, कुछ इसके कॉजेस, कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताते रहते हैं। फंक्शनलिज्म डज नॉट ग्रेटली अकाउंट फॉर चेंजेस। मींस अगर कास्ट सिस्टम इनइक्वल है तो ये उसको इक्वल बनाने की बात नहीं कहेंगे, ये कहेंगे फंक्शनल है तो बना रहने दो। इट जस्टिफाइज कंटिन्यूटी इन सोसाइटी। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो बढ़िया। इवन इफ कंसीडर्स चेंज इट इज वेरी ग्रेजुअल। अगर ये चेंज की बात भी करते हैं, जैसे ये कहते हैं कास्ट सिस्टम में चलिए ठीक है कुछ खामियां हैं तो इसको चेंज करना है तो कर लेंगे, 200-400 सालों में हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसे कुछ ग्रेजुअल बात करते हैं इन द लाइटर टर्म। एंड नॉट ए वेरी ड्रास्टिक रिवॉल्यूशनरी चेंज, जैसा कि मार्क्स करना चाहते हैं। मार्क्स कहते हैं सोसाइटी तुरंत चेंज हो जाएगी जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो मार्क्स विद इन मूवमेंट में चेंज चाह रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी चेंज चाह रहे हैं, जबकि फंक्शनलिस्ट ऐसा नहीं चाह रहे हैं। फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस एंड हार्मोनियस चेंज इज गिवन। तो अब मैंने आपको बताया ये ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे देते हैं, चेंज पर अगर देते हैं तो उसमें भी चेंज में भी कंटिन्यूटी एंड
कोऑपरेटिवनेस, इंटरकनेक्टेडनेस देखते हैं। इसलिए इस थ्योरी को पार्सन्स साहब कहते हैं थ्योरी ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब हम पार्सन्स पढ़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको आगाह कर दूं, आप टालकट पार्सन्स को किसी भी बुक से पढ़िएगा, यूपीएससी में जो भी बुक चल रही है सोशियोलॉजी सिलेबस में, उसमें आपको पार्सन्स समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको ये शर्त के साथ बता सकता हूं, क्योंकि पार्सन्स को समझाना सरल नहीं है। आप मेरी बुक में देखिएगा तो मैंने पार्सन्स को बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है और उसमें मैंने कुछ हिंदी के टर्म यूज किए हैं, जिससे पार्सन्स को मैं इजी बना पाया हूं। स्टूडेंट्स को बस पार्सन्स को समझना ही बहुत कठिन हो जाता है। और आप देखेंगे जब मैं आपको पार्सन्स पढ़ाऊंगा तो आप वो वीडियो को कम से कम 10 या 20 फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि पार्सन्स इतने इजी हो जाएंगे आपके लिए। एग्जाम्पल, एज पर पार्सन्स हाउसवाइफ्स आर एंटाइटल्ड फॉर देयर वर्क एंड दे शुड रिमेन कन्फाइंड इन हाउसवर्क बिकॉज ऑफ केयरिंग एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। अब पार्सन्स की बात करते हैं। पार्सन्स ऐसे कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं घर में, हाउसवाइफ्स, वो घर में ही रहने दो उनको। क्यों? क्योंकि वो केयरिंग एंड रियरिंग करते हैं बच्चों की। और अगर बच्चे की केयरिंग और रियरिंग हो रही है, मीन्स सोशलाइजेशन हो रहा है, तो फंक्शनल तो है, बच्चा भी तो सीख रहा है। और इस बीच में थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसको किनारे करिए और समाज को जिंदा रहने दीजिए, समाज को फंक्शनल रहने दीजिए। ऐसा कुछ थॉट है फंक्शनलिस्ट स्कॉलर का। तो आप देखिए इसमें ये जो चेंज है, मीन्स ये जैसा फेमिनिस्ट सोचते हैं वैसा नहीं सोचते हैं। जैसे फेमिनिस्ट यहाँ पे क्या कह देंगे, यार डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हमें नहीं बच्चे की रेयरिंग करनी, हमें करनी बेबी स्ट्राइक, हमें बच्चे पैदा ही नहीं करने हैं। तो देख रहे हैं कितना दोनों स्टैंड में, मीन्स फंक्शनलिज्म में देखिए तो वो कह रहे हैं ठीक है, आप बढ़िया सोसाइटी कंटिन्यू हो रही है, होने दीजिए। जबकि क्रिटिकल थ्योरिस्ट में जो फंक्शनलिस्ट, जो फेमिनिस्ट हैं, वो ये कहेंगे कि बेबी स्ट्राइक कर दीजिए, हमें बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि बेबी की वजह से ही हम घर में बंध चुकी हैं महिलाएं, और महिलाओं को घर में अब नहीं बांधना है, महिलाओं को भी चाहिए आज़ादी। तो ये सब बातें हैं और इसी वजह से ये लोग चेंज को रीड नहीं कर पाते हैं, चेंज को गेज ही नहीं कर पाते हैं। चेंज को गेज करने भी बैठते हैं तो रिवॉल्यूशनरी चेंज को गेज नहीं कर पाते हैं, बहुत डायनेमिक या ग्रेजुअल इन चेंज की बात करते हैं। इंटरेक्शनिस्ट क्रिटिसाइज फंक्शनलिज्म फॉर बीइंग डिटरमिनिस्ट थ्योरी व्हिच गेव नो इंपॉर्टेंस ऑन इंडिविजुअल एक्शन। पहली चीज, क्या ये डिटरमिनिस्टिक है? डिटरमिनिस्टिक क्यों है? ये फंक्शनलिटी को मान के चलते हैं कि अगर कोई चीज है तो फंक्शनल होगी। कास्ट सिस्टम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कहते हैं वो फंक्शनल होगा, तभी एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स ये फंक्शनलिटी को तो मान के ही चलते हैं। और दूसरा, अगर ये डिटरमिनिस्टिक हो जाते हैं फंक्शनलिटी के प्रति, तो फिर ये इंडिविजुअल को भूल जाते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह कैसे जी रहा है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे कि कास्ट सिस्टम को ये एनालाइज जब करते हैं तो ये कहते हैं कास्ट सिस्टम इंटरकनेक्टेड और कोऑपरेटिवनेस के नजरिए से ये देखते हैं। लोग कोऑपरेट करते हैं, लोगों का डिवीजन ऑफ लेबर इस आधार पर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हुए भी कास्ट सिस्टम सर्वाइव कर रहा है, मीन्स ये चीजें हो रही हैं। तो आप देखिए इसमें अगर एक इंडिविजुअल के साथ कुछ अत्याचार अन्याय भी हो रहा है तो ये क्या इसकी बात करते हैं? जबकि आप देखिए पोस्ट मॉडर्निस्ट, हमने पढ़ चुके हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट के बारे में, फेमिनिस्ट, क्रिटिकल थ्योरिस्ट, इवन एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, ये सभी लोग इंडिविजुअल की बातें भी करते हैं। मीन्स उनके साथ हो रहे अत्याचार, कैसे जो स्टेटस क्वेजम है वो समाज को खत्म कर रहा है, ये सब बातें वो स्कॉलर्स उठाते हैं, जबकि फंक्शनल स्कॉलर्स को छुपा देते हैं या बात ही नहीं करते हैं। फंक्शनल पर्सपेक्टिव डज नॉट रेलिगेट एनी इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया, एंड सीज देम एज पपेट इन द हैंड ऑफ सोसाइटी। तो ये एक प्रकार से पॉजिटिविस्ट जो स्कॉलर जैसी बात करते हैं वही है कि ये कहते हैं सोसाइटी से ही इंडिविजुअल है, सोसाइटी से ही इंडिविजुअल है, ना कि उल्टा। और ये तो कहते हैं कौन? पॉजिटिविस्ट। जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? इंडिविजुअल के एक्शन, मेथड्स और सोच, एक्सपीरियंस से ही सोसाइटी है, तो ये कहते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट। तो आपके जो फंक्शनलिस्ट आते हैं वो पॉजिटिविस्ट कहे जाएंगे, इस नजरिए से ये पॉजिटिविस्ट कहे जाएंगे। आल्दो पॉजिटिविज्म और फंक्शनलिज्म में बहुत सारा डिफरेंस है जो इसी बुक में कवर किया गया है, आगे उसको मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, लेकिन फंक्शनलिस्ट इसीलिए पॉजिटिविस्ट कहे जाते हैं। एंटी पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू दैट दिस व्यू पॉइंट डज नॉट एक्नॉलेज यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आप सोसाइटी की फंक्शनलिटी के चश्मे से ही अगर आप इंडिविजुअल को देखेंगे
तो आप इंडिविजुअल की जो विशेषताएं हैं वह मिस कर देंगे। फंक्शनलिज्म इट्स क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स डिटरमिनिस्टिक व्यू, मींस इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो डिटरमाइन करती है सोसाइटी। डिटरमिनिस्टिक व्यू के दो हैं स्टैंड, एक तो इसकी जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल की वो डिटरमाइन होती है किससे? सोसाइटी से, अगर इंडिविजुअल है तो सोसाइटी की वजह से, और दूसरा ये डिटरमाइन करते हैं फंक्शनल सोसाइटी। ठीक है, तो फंक्शनल व्यू को डिटरमिनिस्टिक व्यू कहा गया या मैक्रो व्यू कहा गया। नॉन फंक्शनल व्यू जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक व्यू है, इसको माइक्रो व्यू भी कहा जाता है। अगर हम उसके क्लासिफिकेशन में आए तो ये देखिए, यहाँ पर अगर देखिए तो आप इसमें कहीं फंक्शनलिटी पाएंगे, इस स्टैंड में थोड़ा बहुत फंक्शनल लोग देखे जाएंगे, जबकि नॉन फंक्शनल व्यू कहाँ देखे जाएंगे? यहाँ पर, पर्टिकुलरली यहाँ पर। ये सोसाइटी को फंक्शनलिटी और नॉन फंक्शनलिटी की चश्मे से नहीं देखते, ये इंडिविजुअल के चश्मे से देखते हैं। Social action in interpretivist perspective argue that sociologists need to be understand and interpret human behavior and discover the meanings that lie behind it। अब देखिए आप, ये पहले तो कीवर्ड हाईलाइट करिए मीनिंग, और ये कह रहे हैं जो नॉन पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रेटिविस्ट हैं कि आप एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करिए। तो यहाँ पे ये देखिए फोकस किस पे कर रहे हैं दोनों स्टैंड? इंडिविजुअल पे, जबकि फंक्शनलिस्ट किस पर फोकस कर रहे हैं? सोसाइटी की फंक्शनलिटी पे, मीन्स मैक्रो स्ट्रक्चर पे। ये दोनों में डिफरेंस है। Phenomenology and ethnomethodology criticize functionalism as it rejects causal explanation of human behavior. It also rejects functionalist notion of social life as ordered and social action is systematic and patterned। अब देखिए, जो फंक्शनलिस्ट हैं वो ये कहते हैं काउजल फंक्शनल एनालिसिस आप कर सकते हैं सोसाइटी की, जबकि फिनोमेनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी ऐसी कुछ काउजल फंक्शनल एनालिसिस नहीं देखते हैं। ये जब हम सोसाइटी चैप्टर पढ़ रहे होंगे डरखाइम में, तब आपको समझ में आएगी काउजल फंक्शनल एनालिसिस क्या होती है। सोसाइटी में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी ना समझ में आ रहा हो तो आप ज़्यादा सर्च मत करिए, सोसाइटी आएगा उसमें आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको खुद ही। इट ऑल्सो रिजेक्ट्स फंक्शनलिस्ट नोशन ऑफ सोशल लाइफ एज ऑर्डर्ड एंड सोशल एक्शन इज सिस्टमेटिक एंड पैटर्न। तो ये कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि सोशल एक्शन सिस्टमेटिक एंड पैटर्न होता है, बोले नहीं होता है। हर आदमी अपनी तरीके से सोशल रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है और सोशल रियलिटी वैसे ही चेंज होने लगती है। ये कह रहे हैं फिनोमेनोलॉजिस्ट एंड एथनोमेथोलॉजिस्ट। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आप ये बात ना समझ पा रहे हो तो प्लीज जीएच मीट के बाद जो 5 या 6 लेक्चर हुए हैं उनको देख के आइए, तब ये बात आप आसानी से समझ पाएंगे। फंक्शनलिस्ट कंसीडर द लार्जर फंक्शनल रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस बट इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन ऑन द इंडिविजुअल्स। फिर वही बात, इंडिविजुअल्स को ये अनइम्पोर्टेंस रिलीगेट करते हैं। अब देखते हैं कन्फ्लिक्ट और मार्क्सिस्ट सोशलॉजिस्ट कैसे इनसे डिफर करते हैं। Conflicts Marxist sociologists like David Lockwood argued that functionalism gives overemphasis on role of interdependence and harmony and cooperation। ये देखिए फंक्शनलिस्ट की तो बात कह रहा है, ये कह रहे हैं ये सब आप ज्यादा एम्फसाइज कर देते हैं इन चीजों पे, जबकि आपको करना क्या चाहिए? इट मेनली हाईलाइट्स द पॉजिटिव इफेक्ट। तो आप जब इन चीजों पर हाईलाइट करते हैं तो आप ओनली पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं, ना कि निगेटिव। कास्ट सिस्टम के आप पॉजिटिव इफेक्ट तो देख लेते हैं, ये सब देख लेते हैं, इंटरडिपेंडेंस, हार्मनी, कोऑपरेशन, जबकि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को भूल जाते हैं। कास्ट की वजह से किसी को आप देखते हैं ऑनर किलिंग हो जाती है, ये सब बात ही नहीं कर रहे हैं आप, जबकि ये भी तो सोसाइटी की एक रियलिटी है, इस पर आप फोकस करते ही नहीं है। एंड गिव्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू। ऑप्टिमिस्टिक व्यू का सेंस सब बढ़िया है, सब चंगा है, सोसाइटी फंक्शनल है तो अच्छा है, ये ऐसा कहते हैं, सब चंगा है जी। इग्नोर्स कन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड ऑपरेशन। अब जैसे आप देखिए, अगर फंक्शनलिस्ट एक फैमिली को स्टडी करते हैं तो वो क्या कहेंगे? फैमिली में सब बढ़िया है, पिता अपना रोल कर रहा है, माता अपने रोल कर रही है, चाइल्ड अपने तरीके से एक्ट कर रहे हैं, फादर, मदर, चाइल्ड, और ये करेंगे एक फैमिली की वजह से इनके ऐसे एक्ट हैं। लेकिन ये बात नहीं करेंगे कि मदर को अनपेड वर्क करना पड़ता है, इसका जो हाउस होल्ड वर्क है वो सदियों से अनपेड काम कर रही है, इस पर तो कभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स सब चंगा है, सब चंगा है जी। आप समझ रहे हैं, ये जो चीज है अनपेड वर्क, बेबी स्ट्राइक, डुअल हाउस होल्ड
बर्डन या डबल हाउस होल्ड बर्डन भी कहा जाता है इसको, कि घर का भी काम कर रहे हैं अगर वर्किंग वुमेन है और बाहर का भी कर रही है। तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब आप चर्चा ही नहीं करते हैं इन पे, तो आप बिल्कुल नज़र फेर ही लेते हैं, घुमा ही लेते हैं। जबकि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट इन्हीं पर बात करते हैं, किस पे? कॉन्फ्लिक्ट पे, वायलेंस पे, ऑपरेशन पर, एंड अदर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस विच आर इक्वली प्रिवेलेंट इन सोसाइटी। और ये कह रहे हैं ये भी उतनी ही मात्रा में है जितने कि आप इंटरडिपेंडेंस, हार्मनी और कॉपरेशन देखते हैं। बस ये है कि आप नजर घुमा लिए, आप बात करना नहीं चाहते हैं, ऐसे कुछ कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट मार्क्सिस्ट सोशलॉजिस्ट। एग्जाम्पल, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आप नहीं देखते हैं। समाज में ऊंच नीच है, इनइक्वलिटी है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब रिलीजन का आप फंक्शनलिटी तो स्टडी करेंगे भाई, लोग मिल जाते हैं, ये कहेंगे कॉपरेशन होता है लोगों में, ये पॉजिटिव सॉलिडारिटी पैदा करता है, ऐसी कुछ बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया नए नए शब्द ले आएंगे, पॉजिटिव सॉलिडारिटी। लेकिन आप जो भूल जाते हैं कि इसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, इसमें दंगों में लोग मारे जाते हैं, ये सब बातें आप करेंगे ही नहीं। सो इट डिपिक्ट्स ओनली ए पार्शियल व्यू ऑफ सोसाइटी। तो आप देख रहे हैं सोसाइटी में जैसे कि एक तो फंक्शनलिज्म है और एक कॉन्फ्लिक्ट है। इन आप फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को भूल जाते हैं, इसलिए आप पार्शियल व्यू ही सोसाइटी को दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ कहते हैं ये थ्योरिस्ट। तो देखते हैं पार्शियल व्यू क्यों कहा गया। जैसे फंक्शनलिस्ट हैं वो आपको सोसाइटी का कौन सा व्यू दिखाते हैं भाई, सोसाइटी में भाईचारा है, प्रेम है, फलते फूलते परिवार हैं, विकास है, वो चौमुखी हो रहा है, सब जगह विकास है, डेवलपमेंट है, ये हमें दिखाते हैं वो, इसलिए सोसाइटी कैसी दिखती है? फंक्शनल। और जो नहीं दिखाते हैं वो क्या है? शोषण नहीं दिखाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन है, कास्ट है, क्लास इनइक्वलिटी है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, पब्लिक एंड प्राइवेट पैट्रियार्की की बात नहीं करते हैं, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की तो बात करते हैं लेकिन हो रहे डिजास्टर की बात नहीं करते हैं। तो डेवलपमेंट एंड डिजास्टर जो साथ में इंटरलिंकेज है उसकी बात नहीं करते हैं। तो वो दिखाते क्या है आपको? ये, और छुपा क्या देते हैं? ये। इसीलिए कहा गया है पार्शियल व्यू। अब आप समझ गए होंगे इसको पार्शियल क्यों कहा गया। इट एज्यूम्स वैल्यू कंसेंसस इन सोसाइटी रादर देन प्रूविंग इन्वेस्टिगेटिंग। अब देखिए मैंने क्यों इस बुक को ऐसे लिखा है। अब जो दोनों कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एज्यूम्स और प्रूविंग और इन्वेस्टिगेटिंग, यही दोनों इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। जब आपको दोनों कीवर्ड्स को आपस में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यही दोनों सबसे जरूरी हैं, जो एक बार में पढ़ लें तो मीनिंग क्लियर हो जाएगी। अब देखिए क्या बता रहे हैं। इट एज्यूम्स वैल्यू कंसेंसस, ये मान लेता है कि समाज में लोगों में एक सहमति है, लोगों के विचारों में सहमति है इन सोसाइटी रादर देन प्रूविंग इट। और ये प्रूव नहीं करते, अगर प्रूव करते तो शायद नहीं ये दिखने लगता। ये तो मानते हैं, ये मान लेते हैं, और अगर जानने में लग जाते तो पता लग जाता, लेकिन जानने में लगे ही नहीं, वो मानने में लगे हैं, डेटा उठाया करने लगे, क्योंकि रियलिटी शायद ये है। ऐसा कुछ कह रहे हैं लॉकवुड साहब। इन रियल वर्ल्ड देयर इज नो वैल्यू कंसेंसस, जबकि कह रहे हैं रियल वर्ल्ड में तो कोई वैल्यू कंसेंसस है ही नहीं, और देयर कैन बी डिफरेंस इन वैल्यूज, और वैल्यूज में डिफरेंस है among members of the society of the same society. It is criticized by stating that value consensus in society is mainly influenced by norms and values of dominating group. ये कह रहे हैं अगर आपको ये सब दिख भी रहा है, भाईचारा, प्रेम, फलता फूलता परिवार, विकास, चौमुखी, ये मेनली व्यूज हैं किसके? डोमिनेटिंग ग्रुप के। जो डोमिनेटिंग ग्रुप है सोसाइटी में उसके साथ ये सब हो रहा होगा, उसके परिवार में भाईचारा होगा, उसके परिवार में प्रेम होगा, फलता फूलता परिवार होगा, उसके आसपास विकास भी दिख रहा होगा। वो जिस सोसाइटी में रह रहा है वहां पे शायद गलियां नालियां सही बनी हो, लेकिन जो डोमिनेंट सेक्शन नहीं है, मींस अंडर प्रिविलेज्ड है, उसकी बात करें तो ये सब दिख जाता है। और लेकिन जो फंक्शनलिस्ट हैं वो तो बस डोमिनेंट की ही बात करते हैं। ये कह रहे हैं आपके लॉकवुड साहब। तो जो भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज दिख रही हैं, जो हम बनाना चाहते हैं रेल नॉर्म्स एंड वैल्यूज की, वो किसकी वैल्यूज हैं? डोमिनेंट सेक्शन की। मींस फंक्शनैलिटी की जो बात हो रही है वो कौन चाहता है? डोमिनेंट सेक्शन। ये कह रहे हैं क्योंकि समाज जैसा है वैसा चलता रहे, ये किसे चाहिए? जिसके पास ताकत है, जिसके पास सत्ता है, वो चाहता है मेरी सत्ता बरकरार रहे। तो उसके जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं वो ही सुपर इम्पोज कराता है, डोमिनेटिंग ग्रुप ही सुपर इम्पोज कराता है अंडर प्रिविलेज्ड के ऊपर। एग्जाम्पल, इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी बैन ऑन कंजम्पशन ऑफ बीफ। और नॉर्थ इंडियन सोसाइटी की बात करें तो अगर बीफ का कंजम्पशन हो रहा है तो इज मेनली ब्राह्मणिकल नॉर्म एंड नॉट कंप्लाइड बाई सो कॉल्ड लोअर कास्ट और डिप्रेस्ड क्लास। जैसे कि
अगर बी पर बैन की बात है तो वो समाज में दिखती जरूर है, लेकिन आल दो ये कह रहे हैं एज पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, ये कह रहे हैं ये आपको ब्राह्मणिकल नॉर्म की वजह से दिखेगा, क्योंकि जो डोमिनेटिंग ग्रुप है वो ब्राह्मणिक ग्रुप है। ब्राह्मणिक का आप ये मतलब ना समझिए कि ब्राह्मण से है, यहाँ पर जो भी पावर में है उसकी बात कर रहे हैं। नॉट कंप्लाइड बाई सो कॉल्ड लोअर कास्ट और डिप्रेस्ड क्लास, तो जो भी डिप्रेस्ड क्लास है शायद वो ये ना चाहता हो, लेकिन आपको फंक्शनलिटी में दिखेगा कि ये पूरी समाज चाह रहा है, तो इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल फैलेसी। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा, इकोलॉजिकल फैलेसी, आप बस कीवर्ड यहाँ पे देख लीजिए। इट मिरर्स द व्यू ऑफ डोमिनेटिंग ग्रुप ऑन अदर ग्रुप, ऐसे समझ लीजिए। तो जो ब्राह्मणिक वैल्यूज हैं, डोमिनेटिंग ग्रुप की वो वैल्यूज हैं, वो आप सुपर इम्पोज कराते हैं किस पे? डिप्रेस्ड क्लास पर, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया। ये कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज फंक्शनलिस्ट आइडिया ऑफ रोल एलोकेशन टू वुमेन, ये कह रहे हैं ये तो वुमेन के ऊपर बस थोप देते हैं कि आप काम करिए और बढ़िया है, आप बच्चे पालिए, बहुत अच्छा है। इन ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली दैट मेक्स देम डिपेंडेंट, और इस वजह से वो क्या है, डिपेंडेंट हो जाती हैं ऑन मैन एंड फोर्स देम फॉर अनपेड डोमेस्टिक वर्क, और करते रहिए सदियों से, और भी सदियां लग जाएंगी और वही काम आप लगातार बिना किसी रुपए पैसे के करते रहते। ये कह रहे हैं फेमिनिस्ट। पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यू दैट फंक्शनलिज्म अटेम्प्ट टू क्रिएट मेटा नैरेटिव दैट एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सोसाइटी एज ए होल। ये कह रहे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, क्या कह रहे हैं, आप जो फंक्शनलिस्ट हैं वो ये वाला व्यू तो देखते हैं, मींस डोमिनेटिंग ग्रुप का जो व्यू है उसको वह पूरे समाज पर थोपना चाहते हैं थ्रू मेटा नैरेटिव। वो चाहते हैं पूरा समाज के ऊपर ये थोप जाए और वो समाज अपनी ये बातें ना करे, क्योंकि हम रियलिटी ऐसी बना देंगे, तो इसका जो व्यू है उसको बढ़ा के पूरे समाज पे कहेंगे ऐसा समाज है, तो रियलिटी कहीं ना कहीं ये छुप जाएगी। तो मेटा नैरेटिव ऐसे कुछ हुआ। प्रोन टू इकोलॉजिकल फैलेसी, अब देखिए इकोलॉजिकल फैलेसी मैंने वहां पे आपको कीवर्ड लिखाया था, यहाँ पर आ गया। इसका हिंदी मीनिंग होता है भ्रम और तर्क दोष। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा तभी समझ में आएगा। फाल्टी इलीगल रीजनिंग या फैलेसी मीनिंग होता है मिसकंसेप्शन ड्यू टू रॉन्ग रीजनिंग, मींस अगर आप कोई चीज गलत तरीके से समझ जाए, और वो गलत तरीके से क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी रीजनिंग गलत है, तो उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल फैलेसी। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के साथ समझ। तो देखते हैं इकोलॉजिकल फैलेसी। इसको पढ़ने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे ये चीज बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। अगर इंडिया की बात करें, उसमें हुए टेररिस्ट अटैक की बात करें, तो हमें पता लगेगा कि ज्यादातर टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ही इंडिया में ऑर्गेनाइज कराता है। तो अगर इसकी मैक्रो व्यू की बात करें तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान इज ऑर्गेनाइजिंग टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट एक सोशलॉजिस्ट पढ़ लेता है, पर्टिकुलरली फंक्शनलिस्ट। उसने कहा यार पाकिस्तान मतलब टेररिस्ट कंट्री, ऐसे उसने दिमाग में कुछ बना लिया, और उसने ये स्टेटमेंट अप्लाई किस पे कर दिया, मैक्रो लेवल पर। मैक्रो लेवल का मीनिंग क्या है, वह एक पाकिस्तानी सिटीजन को रीड करता है, और क्योंकि उसे ये रियलिटी पता है, मैक्रो रियलिटी ऐसी है, और इस मैक्रो रियलिटी को वो माइक्रो लेवल पर अप्लाई कर देगा। इस मैक्रो रियलिटी को माइक्रो लेवल पर अप्लाई करके क्या कह देगा, एवरी पाकिस्तानी इज ए टेररिस्ट। अब आप बताइए ये बात तो शायद सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये यहां पर गलती क्या हुई, एक फंक्शनलिस्ट ने मैक्रो रियलिटी को माइक्रो लेवल पर अप्लाई करने की भूल कर दी। आल्दो कुछ पाकिस्तान में कुछ ऐसे सिटीजन भी हैं जो टेररिज्म की बात नहीं करते हैं, इवन बलूचिस्तान में तो आपको प्रो इंडिया स्टांस दिख जाएगा, और यहीं पर फंक्शनलिस्ट की एक कमी दिखाई पड़ती है। तो इसलिए ये कहा जाता है फंक्शनलिज्म इज प्रोन टू इकोलॉजिकल फैलेसी। अब चलिए इसको रीड करते हैं, आप समझ जाएंगे। इट इज ए फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल क्यों है, क्योंकि आप रिटन टेक्स्ट से कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि टेक्स्ट होता है मैक्रो लेवल का, और आप डिड्यूस करना चाहते हैं माइक्रो लेवल पर, तो ये फॉल्टी रीजनिंग हो जाती है। कास्ट ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा, ये भी मैंने आपको बताया। दैट अकर्स व्हेन इन्फ्लुएंसेस अबाउट इंडिविजुअल्स, मींस आप माइक्रो लेवल पर इन्फ्लुएंस निकालने की कोशिश करते हैं। आर डिड्यूस्ड, ये डिडक्टेड नहीं होगा, डिड्यूस्ड होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं भी टीम को बोलकर बुक में सही करा दूंगा। फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस अबाउट ग्रुप टू विच इंडिविजुअल बिलोंग्स टू, मींस अगर आप एक और इसका एग्जांपल दें कि आप एक स्टडी करें कास्ट ग्रुप पर, मान लिया आपने स्टडी करी, एक कोई कास्ट ग्रुप है, मान लिया ब्राह्मण पर स्टडी की,
ब्राह्मण है ऐसे कास्ट ग्रुप पर एक कोई स्टडी की, कुछ आपने इसमें बारे में जाना, लेकिन आप क्या करेंगे, इसके रिजल्ट्स हैं उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे किस पे, ब्राह्मण इंडिविजुअल पर। बस यही हो जाती है इकोलॉजिकल फैलेसी, ब्राह्मण इंडिविजुअल पर। और क्या पता कि जो ब्राह्मण ऐसे सोशल ग्रुप की जो भी आइडेंटिटी है वो एक ब्राह्मण इंडिविजुअल फॉलो ही ना कर रहा हो, लेकिन हम लोग उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं इन फंक्शनलिज्म। अगर पाकिस्तानी है तो टेररिस्ट ही होगा, यही है इकोलॉजिकल फैलेसी। जबकि अगर कोई पाकिस्तानी बलूचिस्तान में बैठा है वो तो प्रो इंडिया स्टांस भी रखता है, वो तो इंडिया के साथ कुछ मिलकर करना चाहता है। इट इज ए फॉल्टी सोशल एक्सप्लेनेशन व्हेन वी जनरलाइज्ड एन अपरेंट पर्सनल फिनोमेना। तो पर्सनल मींस मैक्रो लेवल की बात है, उसको हम मैक्रो लेवल पर जाकर स्टडी कर देते हैं। मींस हम जनरलाइज करना चाहते हैं एक पर्सनल फिनोमेना को। मिसकंसेप्शन अबाउट डेटा ऑफ स्मॉलर यूनिट ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बिग सेट ऑफ डेटा। तो स्मॉलर यूनिट के बारे में आपका मिसकंसेप्शन है, क्यों? क्योंकि आपने मिस इंटरप्रेट किया है एक बड़ा सेट का डेटा, मींस मैक्रो को आपने मिस इंटरप्रेट किया है, और इसलिए आपने मिसकंसेप्ट मींस आप समझ नहीं पाए हैं क्या है स्मॉलर सोशल यूनिट को, विच इज आल्सो कनेक्टेड विद स्मॉलर सेट ऑफ डेटा। मींस ये जो मैक्रो है और मैक्रो है ये दोनों इंटररिलेटेड हैं, लेकिन आपने डेटा इसका लिया, इसको मिस इंटरप्रेट किया और इसको मिसकंसेप्शन कर दिया। यही है इकोलॉजिकल फैलेसी। अब एक और कुछ एग्जांपल देखते हैं। एस गांधी वाज ए सेकुलर पर्सन, हिज ऑल फॉलोअर्स वर आल्सो सेकुलर। ये हमने क्या अप्लाई किया, हमने माइक्रो से मैक्रो अप्लाई करके देख लिया इसमें। आल्दो जो इकोलॉजिकल फैलेसी है ये मैक्रो टू माइक्रो की कहानी है। एस क्राइम इन इंडिया इज इंक्रीजिंग इट मींस हिंदूज आर डूइंग क्राइम्स। अब जैसे इंडिया की बात हुई, उसमें अगर क्राइम यूज हो रहा है तो फैक्टलिस्ट क्या सोचेगा, यार इंडिया में तो हिंदू ज्यादा होते हैं, इंडिया में तो हिंदू 80% है, तो क्या पता ये जो क्राइम है ये हिंदू ही कर रहा हो, तो वो हिंदूज के साथ क्राइम को जोड़ देगा। लेकिन हो ये भी सकता है मुस्लिम्स कैन आल्सो डू क्राइम ड्यू टू विच क्राइम रेट कैन इंक्रीज। क्या पता जो क्राइम हो रहा है इसमें ज्यादा भागीदारी मुस्लिम्स की हो, लेकिन एक फंक्शनलिस्ट है वो इसको इकोलॉजिकल फैलेसी में जाके मिसकंसेप्शन करेगा। अब एक और जो क्रिटिक है वो क्या है, फंक्शनलिस्ट आर एक्यूज्ड ऑफ टेलियोलॉजी एंड टाउटोलॉजी। ये दो कीवर्ड्स हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। मैं सबसे पहले आपको इसको मीनिंग बताता हूं। आपने इथिक्स में पढ़ा होगा टेलियोलॉजी। टेल माने होता है एंड, मींस आप एंड के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे या मींस के रिस्पेक्ट में नहीं। अंत भला तो सब भला, ऐसी कुछ बात कहती है टेलियोलॉजी। अंत भला तो सब भला। तो अब इसमें कहाँ फंक्शनलिज्म आ गया, सब भला। आप पहले दोनों कीवर्ड्स की मीनिंग समझ लीजिए। और टॉटोलॉजी, टॉटो में आप देखिए 2 टी आ रहे हैं, मींस एक बात को 2 बार कहना और मीनिंग एक ही होगी, ये है हिंदी मीनिंग। जैसे मैं कह दूं सुंदर ऐश्वर्या राय, आल्दो ऐश्वर्या राय अगर लिख दिया है तो वो तो सुंदर है ही, लेकिन इनको सुंदर ऐश्वर्या राय लिखने की शायद इतनी जरूरत नहीं होती। तो ये है टॉटोलॉजी, मींस आप एक टर्म को बार बार यूज करते हैं। अब देखते हैं इनका सोशलॉजी में क्या यूज करते हैं लोग और इसको क्यों क्रिटिक की तरीके से देखा जाता है। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, कोई एक सोशल स्ट्रक्चर है या सोशल ग्रुप, मान लिया कास्ट सिस्टम की बात करें, तो कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन है, ओरिजिनेट हुआ ये किस वजह से हुआ और इसके क्या इफेक्ट्स हैं, वो दोनों अलग चीजें होती हैं। तो ओरिजिन जिस वजह से हुआ उसे कहते हैं कॉज, और जो इफेक्ट दिखते हैं उनको कहते हैं फंक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉज पहले है उसके बाद कहीं फंक्शन है। अगर कोई चीज है तो उसका कॉज शायद कुछ और है और जो हमें दिख रहा है वो तो उसके फंक्शन है। अब वो कॉज अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये अलग विषय है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कॉज पहले आता है उसके बाद फंक्शंस आते हैं। कॉज पहले है उसके बाद फंक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। कॉज पहले है उसके बाद फंक्शंस हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर भी मैंने बताया कॉज और मोटिव पहले है और उसके बाद फंक्शंस या फिर इफेक्ट्स हैं और उसके बाद कहीं एंड है। फंक्शनलिस्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर इम्प्लॉइंग टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मींस ये टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, मींस ये एंड की बात ज्यादा करते हैं। अगर एंड क्या इन्होंने देखा, इन्होंने कहा दुनिया फंक्शनल है, इन्होंने देख लिया दुनिया फंक्शनल है तो सब कुछ सही है।
which mistakenly considers effects functions of an organization as the cause motive to start the organization. cause precedes the effect और function. जैसे मैंने आपको बताया cause पहले होने चाहिए function से, ठीक है, तभी आप वह causal functional analysis कही जाएगी. लेकिन जो फंक्शनिस्ट है वो क्या करते हैं, वह फंक्शंस को कॉज बताने की भूल करते हैं, फंक्शंस को कॉज बताने की भूल करने लगते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैंने लिख रखा है, जैसे कॉज है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर फंक्शन है. ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बैंक. इसका कॉज क्या हो सकता है, लेट से हमने कहा एक बैंक यार खोलनी है क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ानी है, मनी सप्लाई एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से बैंक खोलनी थी. ये तो हो गया कॉज और मोटिव. मोटिव ये था और बैंक खुल गई भाई, ये कॉज था, मींस एंड गोल अपना ये था. अब फंक्शंस की बात करते हैं. हमें जो दिखा, क्योंकि बैंक खुल गई है तो शायद ये ना हो पा रहा हो, मनी सप्लाई एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन शायद ना हो पा रहा हो, लेकिन क्या क्या हो पा रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग हो जा रही है, एटीएम खुल गए, चेकबुक्स हो गई, लोन देने लगी बैंक और डिपॉजिट्स होने लगे. तो फंक्शनिस्ट क्या भूल करेगा, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टडी करेगा तो ये कहेगा कि बैंक एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग की जरूरत थी. आप समझिए, वो पूरी बैंक की एग्जिस्टेंस है, वो उसको ले जा रहा है ऑनलाइन बैंकिंग को, कॉज उसका ऑनलाइन बैंकिंग बताई दे रहा है. अब आप समझे, जबकि कॉज होना चाहिए उसका मनी सप्लाई एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको तो वो देख ही नहीं रहा. उसने देखा फंक्शन, उसने कहा जो भी दिखाई पड़ता उसको फंक्शन कॉज बोल के अपनी रिसर्च करो और चलते बनो. ये गलती करते हैं फंक्शनलिस्ट और इसी को कहा जाता है टेलियोलॉजी. मींस ये एंड को देखते हैं और एंड इनका क्या है, फंक्शनल है, ऑनलाइन बैंकिंग है और बैंक फंक्शनल है. अब बोले फंक्शनल है तो जो इसके जो फंक्शंस हैं उसको हम कॉज बोल देते हैं, क्या दिक्कत है. और ये भूल कर रहे हैं ये, जबकि कॉज तो अलग है कुछ, लेकिन ये फंक्शंस को कॉज बनाने की जिद पर अड़े हैं क्योंकि इन्हें ये पता है कि दुनिया चल रही है तो सब चंगा है. ये है बात टेलियोलॉजी में. फिर से पढ़ते हैं. मैंने आपको बताया अंत भला तो सब भला, फंक्शनल है तो सब कुछ बढ़िया है, ये मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया आप समझ जाएं. अब ये बात है टेलियोलॉजी के बारे में. टेलियोलॉजी क्या बताती है, या आप इथिक्स में भी ये डेफिनेशन पढ़े होंगे टेलियोलॉजी के बारे में. टेलियोलॉजी इज द फिलोसॉफिकल कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन फिनोमेना और इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ पर्पज एंड और गोल डायरेक्टेडनेस. मींस जो टेलियोलॉजी यही कहती है अगर आपका जो पर्पज था वो फुलफिल हो रहा है तो चिंता मत करो, मतलब आप सही हैं. तो ये मीन्स और कॉज पर कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं देती. अब देखिए ऐसे ही फंक्शनलिस्ट हैं, ये कहते हैं पर्पज क्या था, दुनिया बनी रहे, फंक्शनल बनी रहे, ये हमारा पर्पज होता है हर चीज में. बोले तो अब चाहे जो फंक्शंस हैं उसको आप कॉज बोल दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें दुनिया इंटरकनेक्टेडनेस चाहिए, दुनिया में वो हमारी बनी जा रही है. तो इसलिए आप इस पर फोकस करें, फंक्शंस पर, मींस दुनिया कंटिन्यू बनी रहे, बस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि इन चीजों में डिबेट में पढ़ना. ये फंक्शनलिस्ट कहने लगते हैं बाद में. तो ये जो फंक्शनलिस्ट बात कहते हैं कि आप दुनिया अगर चल रही है तो आप कॉज और इफेक्ट के एनालिसिस को कैसे भी कर लो, मींस इसमें बड़ा ढीले पड़ जाते हैं वो. और ये जो बात है ये कहीं ना कहीं टेलियोलॉजी से ही डिराइव होती है. अब आप समझ गए होंगे कैसे कॉज और फंक्शंस को मैं बार बार लिख रहा था यहाँ पे, पहले कॉज और मोटिव में एक बता रहा था, फंक्शंस और इफेक्ट्स को एक बता रहा था, और आपको ये भी बता रहा था कि कॉज से पहले फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि यही सोशलॉजिस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं. सोशलॉजिस्ट कभी फंक्शंस को कॉज कह देते हैं क्योंकि वो है उसको टाइम पीरियड में नहीं देख पाते हैं, तो वो ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि कॉज है या फंक्शंस, और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं. इसका कुछ एग्जाम्पल सभी और देखेंगे. इट एम्प्लाइज दैट देयर इज ए पर्पज और इंटेंशन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग. तो ये कहता है टेलियोलॉजी, ये कहती है पर्पज होना चाहिए किसी के डेवलपमेंट में, और पर्पज पर ही फोकस करो, मीन्स पर नहीं. तो अब देखिए पर्पज फंक्शनलिस्ट के लिए क्या है, फंक्शनल वर्ड, यही उसका पर्पज है. उसका लास्ट एंड क्या है, फंक्शनल वर्ड, दुनिया चलती रहे. तो टेलियोस मीन्स क्या होता है, गोल. अब देखते हैं टोटोलॉजी, क्योंकि फंक्शनलिस्ट को क्या कहा जाता है, ये टेलियोलॉजिकल हो जाते हैं कभी कभार और कभी कभार टोटोलॉजिकल हो जाते हैं. अब टोटोलॉजी का मीन्स क्या है, टोटोलॉजी डिनोट्स सेइंग सेम थिंग ट्वाइस. एग्जांपल, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं. प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में जब मैं आपको इंडेक्सिकलिटी समझा रहा था तो मैंने एक वर्ड को कम से कम 20 बार बोला होगा, वो क्या था, कंटेक्स्ट.
तो आप लोग उस लेक्चर में कहीं ना कहीं बोर हो रहे होंगे कि यार सर क्या बोल रहे हैं, बार बार वही वर्ड। मेरा पर्पज ये था कि आपको ये याद याद दिला सकूं कि इंडेक्सिकलिटी मींस कंटेक्स्ट की स्टडी होती है, मींस कंटेक्स्ट को भूलना नहीं। और मैंने ये वर्ड कम से कम उस लेक्चर में 20 से 25 बार बोला होगा, 20 to 25। ठीक है, ऐसे ही फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं कि एक वर्ड को घुमा घुमा के, एक बात है उसको नए नए शब्द से बताना, मींस बार बार वही बात बताना, उसमें कुछ नया नहीं होगा लेकिन उसको अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे। तो जो सामने वाला बंदा है उसे ये लगेगा कि वो पहली बार जब देखेगा उसे लगेगा शायद उन्होंने कुछ नया बताया हो, लेकिन वो थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेगा, उसे पता लग जाएगा कुछ नहीं, वो शब्द घुमा दिए हैं और बात वही है। तो इसलिए और इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, मीन्स ये सेम चीज को अलग अलग शब्दों के द्वारा घुमा घुमा के गोल मोल बात करते रहते हैं। इसलिए टोटोलॉजी को कहा जाता है सेइंग सेम थिंग ट्वाइस। टोटोलॉजी को कहा जाता है ओवर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, इस बार बार घुमा घुमा के आप लोगों को पागल बना रहे हैं। सुपरफ्लुअस, स्टेटिंग अननेसेसरली ऑब्वियस थिंग, जो वास्तव में सामने दिख रही है आप उसको भी गोल गोल शब्दों में, अच्छे अच्छे शब्दों में बता रहे हैं। इट ऑफन इन्वॉल्व्स रिपीटिंग द सेम आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स, मैंने ये भी बताया। मेकिंग इट ए सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, रिडंडेंट ओवर सिंप्लीफाइड, मींस सर्कुलर क्या, सर्कुलर आर्गुमेंट क्या है, कॉज एक है उसके कारण फंक्शंस हैं, कॉज होगा तो फंक्शंस दिखेंगे। फिर ये क्या करते हैं, एक कॉज दूसरा वर्ड दे दिया है, नया कॉज, सेम कॉज को नया मीनिंग दे दिया। फिर इससे कभी रिलेट कराते हैं, कभी इससे रिलेट कराते हैं, मींस या तो इनके बीच रिलेशन बताते रहेंगे या इनके बीच रिलेशन बताते रहेंगे, या मान लिया यहाँ पे फंक्शन भी अलग अलग टाइप से लिख देते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2। ठीक है, आप देख रहे हैं तो बात वही है, सेम फंक्शन को अलग कॉज से जोड़ रहे हैं, फिर कोई फंक्शन को इस कॉज से जोड़ रहे हैं, तो उसको घुमा घुमा के कॉज और फंक्शंस में अपनी थ्योरी देते रहते हैं, जबकि बात कुछ नई नहीं होती है। ये कह रहे हैं टोटोलॉजी के रिस्पेक्ट में इनकी क्रिटिक। अब देखते हैं कुछ टेलियोलॉजिकल स्टेटमेंट, देखते हैं कुछ टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट देखते हैं। आल्दो कभी कभार ऐसा होता है टेलियोलॉजिकल और टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा यार ये एक ही जैसे लग रहे हैं। अभी देखते हैं एग्जांपल के साथ देखते हैं। टेलियोलॉजिस्ट कैन से दैट, अब टेलियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, पॉवर्टी एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस पुअर डू नॉट हैव इनफ मनी। अब ये देखिए, ये टोटोलॉजिकल भी कह सकते हैं, टेलियोलॉजिस्ट नहीं, यहाँ पर आप लगाइए इसको टोटोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, ये मतलब टोटोलॉजिस्ट वाली बातें भी हो गई। ये कह रहे हैं पॉवर्टी इंडिया में इसलिए है क्योंकि यहाँ पुअर रहते हैं। अब बताइए, पुअर डू नॉट हैव इनफ मनी, आपको ये लगेगा इस बात का बहुत सेंस है आप जब पहली बार पढ़ेंगे, लेकिन आप दूसरी बार देखेंगे कि इन्होंने पॉवर्टी की ही डेफिनेशन यहाँ पे रख दी। तो बस एक बात को इन्होंने बस अलग अलग वर्ड्स में बता दिया, बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। अब इसको ऐसे तो समझ लिया टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट है ये। अब ये टेलियोलॉजिकल कैसे, इसको भी समझते हैं। पॉवर्टी एग्जिस्ट, अगर हमें पॉवर्टी का एग्जिस्टेंस देखना है तो उसके कॉज में जाना पड़ेगा। तो पॉवर्टी क्यों है, पुअर डू नॉट हैव इनफ मनी, ये तो इसका इफेक्ट है आपको जैसे पता है, लेकिन ये क्या है, इफेक्ट को कॉज बताने की भूल कर रहे हैं इस स्टेटमेंट। आप समझ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट टेलियोलॉजिकल भी है और आप कह दिए टोटोलॉजिकल भी है। तो ऐसे टेलियोलॉजिकल और टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, कभी कभार दोनों ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेलियोलॉजी इज ए डॉक्ट्रिन एक्सप्लेनिंग फिनोमेना बाय देयर एंड्स और पर्पज, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, रिलीजन इज फंक्शनल एज इट यूनाइट्स पीपल। अब देखिए रिलीजन, बात किसकी बता रहे हैं, रिलीजन की। चलिए, ये कह रहे हैं फंक्शनल है क्योंकि ये लोगों को जोड़ता है। अब देखिए, ये रिलीजन का कॉज ढूंढने निकले थे भाई साहब, कॉज, और बता क्या दिए, इफेक्ट। रिलीजन है तभी तो लोग यूनाइट हो पा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि लोग यूनाइट हो रहे हैं इस कारण रिलीजन बन रहा है, मींस ये कॉज इफेक्ट में लोगों को फंसाए रहते हैं। अब देखिए, यूनिटी इज नॉट कॉज बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी रिलीजन ऑल्दो इट कैन बी वन ऑफ इट्स फंक्शन और इफेक्ट। इसका रिलीजन का कॉज क्या हो सकता है, तो कॉज हम अभी नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे डर्कहाइम, उसमें एक उनका टॉपिक है रिलीजन, उसमें हम रिलीजन के कॉज समझेंगे, रिलीजन क्यों है। तो कोई कह रहा है सोसाइटी की वजह से रिलीजन है, कोई कह रहा है
स्पिरिट की वजह से रिलीजन है, स्पिरिट वर्शिप की वजह से रिलीजन है, कोई कह रहा है एनिमा की वजह से रिलीजन है, एनिमा इसको स्पिरिट से भी जोड़ा जाता है, कोई कह रहा है नेचर की वजह से रिलीजन है। तो बहुत सारी रिलीजन के होने की कहानियां हैं, लेकिन ये तो जो कहानी है ये तो बस एक रिलीजन का इफेक्ट है, कंसीक्वेंस है। अब देखिए टेलियोलॉजिस्ट क्या कह सकते हैं, टेलियोलॉजिस्ट कैन से दैट बैंक्स आर फंक्शनल ड्यू टू द नीड ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। बैंक हैं तो हमें बैंक का कॉज बताना है, बैंक क्यों है, लेकिन ये कह रहे हैं बैंक इसलिए हैं क्योंकि लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग की जरूरत है। अब समझिए ये तो है इफेक्ट, और ये बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ये है कॉज, ये बताने की भूल कर रहे हैं कि ये है कॉज, जबकि वास्तव में ये क्या है, इफेक्ट। जबकि बैंक फंक्शनल क्यों है, इसका तो कुछ और ही कारण है। बैंक फंक्शन इसलिए है क्योंकि मनी सप्लाई एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है। विचक्राफ्ट, अब ये एक और स्टेटमेंट देते हैं, विचक्राफ्ट इन प्रिमिटिव सोसाइटी इज फंक्शनल सिंस इट एग्जिस्ट। ये देखिए ये हो गया टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। ये क्यों हो गया, ये कह रहे हैं जादू टोना अगर फंक्शनल है तो जादू टोना को ये फंक्शनल कह रहे हैं। पहली बात तो खुद ही बता दे रहे हैं कि फंक्शनल है, चलिए मान लीजिए आपकी बात, और कह रहे हैं अगर ये फंक्शनल है इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कह रहे हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए फंक्शनल है। यही बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, जबकि इसका कोई मीनिंग नहीं है इस सेंटेंस का। द कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर इन इंडिया। कास्ट सिस्टम सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट है, कास्ट सिस्टम में ही सोशल ऑर्डर हो जाता है, तो आपको क्या बोलने की जरूरत है। दूसरा, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है सोशल ऑर्डर बनाने के लिए नहीं, शायद इसका जो कॉज है वो तो कुछ अलग ही है, शायद डिवीजन ऑफ लेबर एक कॉज हो सकता है, ना कि सोशल ऑर्डर। तो कॉज और कंसिक्वेंस में ये कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को कंफ्यूज ये कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविस एंड मुरे इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द कॉज बिहाइंड द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो अब देखिए जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वह है कॉज डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। अब देखिए इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, डेविस एंड मुरे के हिसाब से फिर DOL है। तो ये जो हो गया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये हो गया कॉज, ये हो गया इफेक्ट। तो कॉज इफेक्ट को आप तभी समझ पाएंगे जब आप उसको टाइम पीरियड के आधार पर देखेंगे। अब कुछ टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट्स देखते हैं। सुंदर ऐश्वर्या राय, पागल इमरान खान यहाँ पे क्या, पाकिस्तान का पूर्व PM जो थे, उनको मैं अगर ये कह दो इमरान खान तभी समझ में आ जाएगा, पागल लगाने की क्या जरूरत थी, लेकिन लगा दिया तभी टोटोलॉजी है। अब देखिए एक और स्टेटमेंट, श्रीलंका इज एन आइलैंड सराउंडेड बाई वाटर। अब देखिए आइलैंड बोल ही रहे हैं और सराउंडेड बाई वाटर बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन बोल रहे हैं, फंक्शनलिस्ट हैं। तो आप देखिए कि ये सब कमियां हैं फंक्शनलिज्म की। और देखिए अब इस बुक में अगर आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जैसे आइलैंड है, तो ये टोटोलॉजिकल क्यों है, क्योंकि ये सराउंडेड बाई वाटर बोल रहा है। तो यही दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड अगर आप पढ़ लेंगे इसमें तो आप समझ जाएंगे ये टोटोलॉजी इसमें कहाँ छुपी हुई है। तो इसलिए मैंने ये अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है, जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए। तो आज हमने फंक्शनलिस्ट की कुछ कमियां देखी, कल हम पढ़ेंगे इमाइल डर्कहाइम के बारे में, जो हमारे पहले थिंकर होंगे। तो अब हम सोशल थिंकर्स में एंट्री करने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले आप सभी टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर हैं जरूर रिवाइज करें, तब आप नए लेक्चर में एंट्री लें, क्योंकि उससे पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म, फंक्शनलिज्म, ये जो मैं पढ़ाया हूँ, तो इनको रिवाइज करके आइए, तब हम नेक्स्ट लेक्चर में बैठते हैं। थैंक यू।